नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र, आज आपका कक्षा 11 की समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है वो है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। देखिए, इससे पहले हमने संस्कृति पढ़ी थी और संस्कृति के प्रमुख चरण पढ़े थे, उसके अंग पढ़े थे। उसी से जुड़ा हुआ बिंदु है, उसी से जुड़ा हुआ विषय है समाजीकरण। तो आज का जो हमारा अध्ययन है उसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण की हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा, दूसरा है समाजीकरण की विशेषताएं और तीसरा है समाजीकरण के प्रमुख चरण। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि समाजीकरण क्या है और इसकी अर्थ व परिभाषा क्या है। देखिए, जब हमने संस्कृति पढ़ी थी तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी मनुष्य है, अगर उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, या हम ये कहें कि जो संस्कृति थी उस संस्कृति को सीखने या आत्मसात करने का जो तरीका है, किसी भी संस्कृति को सीखने या आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है तो किस प्रकार से करता है, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाता है। तो विद्यार्थियों, वो प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया ही है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण कर पाता है। अब देखिए, मनुष्य है वो समाज में किस प्रकार से रहने योग्य बनता है, वो समाज में उसको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उसको आचरण करना है, किस प्रकार से उसको व्यवहार करना है, ये सब जो चीजें हैं ये समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में कुछ ना कुछ रोज सीखता है और अपने आप को समाज के साथ अनुकूलित करना सीखता है, अपने आप को समाज के साथ रहना वो सिखाता है। अब मनुष्य है वो बिना समाजीकरण और बिना संस्कृति के केवल एक जैविक प्राणी है, और हमने सुना भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जो जैविक से सामाजिक की जो कह सकते हैं कि जो दूरी है, या जैविक से व्यक्ति सामाजिकता का जो सफर तय करता है, उस सफर में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वही उसके काम में आती है। तो जैविक मनुष्य से उसको सामाजिक मनुष्य बनाने का जो कार्य करती है वो उस प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया। मनुष्य का जो भी सीखा हुआ व्यवहार है वो समाजीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मनुष्य जीवन जब प्रारंभ करता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तब तक वो अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखता है और समाज से अपने आप को अनुकूलन वो स्थापित करता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है और समाज से अपना अनुकूलन स्थापित करता है, समाज में अपने आप को रहने योग्य बनाता है, वो समाज के आचरण को, समाज के व्यवहार को, उसके प्रतिमानों को, उसके मापदंड को अपने अंदर समाहित करता है। इसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें एक विद्वान है पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने की को ही समाजीकरण कहते हैं। कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उनको आंतरिकृत करने की जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण है। एक विद्वान है हारालाम्बोस, वो कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है वही क्या कहलाती है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। एक विद्वान हुए हैं न्यूमेयर। तो न्यूमेयर कहते हैं कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित
होता है और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो परिवर्तित होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो मूलतः हमने यहां 3 बातें समझी कि जैविक से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण है, संस्कृति को सीखने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण है, और अपने सामाजिक मूल्यों को सीखना और उनको अपनाना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि समाजीकरण की एक वृहद परिभाषा या समाजीकरण की एक वृहद व्याख्या करें या इसका अर्थ अगर हम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह अथवा समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, उनको सीखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का वो क्रियाशील सदस्य बनता है। और समाजीकरण के द्वारा ही एक बच्चा है वो समाज के नियमों को, समाज के कानूनों को, समाज के मानदंडों को, समाज के सामाजिक मूल्यों को सीखता है, उनका अनुकरण करता है और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करता है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करना वो सीखता है। अब ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया से सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, व्यक्ति अपने व्यवहार को मर्यादित रखता है, व्यक्ति अपने कार्यों को, अपने आचरण को मर्यादित रखता है और वो समाज के विपरीत कार्य नहीं करता है। तो अब हम समझ गए होंगे कि समाजीकरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। चलिए अगली बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताएं, कि सोशलाइजेशन की या समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कक्षाओं में चर्चा की है कि जो भी हम परिभाषा देते हैं या जो भी हम किसी अवधारणा का अर्थ निकालते हैं उसी अर्थ में उसकी विशेषताएं छुपी हुई होती हैं। तो देखिए समाजीकरण की पहली विशेषता है कि यह सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। तो हमने पहले भी चर्चा कर ली कि समाजीकरण है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में अपने आप को रहने योग्य बनाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वो समाज में कुछ ना कुछ सीखता है। तो यही इसकी पहली विशेषता है कि ये सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता है कि आजीवन प्रक्रिया है। तो हमने पहले भी चर्चा की कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब आजीवन चलने वाली ये प्रक्रिया है। व्यक्ति चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, व्यक्ति चाहे कितना ही वो बालक हो, कितना ही उम्र में कम हो या कितना ही उम्र में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो समाज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है और समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता रहता है। तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ ना कुछ सीख रहा है, यही प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण की एक विशेषता है और समाजीकरण की विशेषता इसी में समाहित है। फिर है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान सापेक्ष है, कि समय के अनुसार और स्थान के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है। समय जैसे देख लीजिए, भारतीय संस्कृति है, इसमें आज से लगभग 40-50 साल पहले अगर जाएंगे तो घूंघट प्रथा थी, या आज से 20-30 साल पहले भी जाएंगे तो घूंघट प्रथा थी। उसको महत्व दिया जाता था। एक जो नवविवाहित जो लड़की है उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वो घूंघट निकाले, लेकिन समय के अनुसार बदलाव आया और आज ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरा स्थान सापेक्ष। देखिए अफ्रीका के अंदर एक मसाई जनजाति है, उसके अंदर जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसके ऊपर उसका आदर दिखाने के लिए उस पर थूकता है, जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा करना क्या है? अपमान का द्योतक है। तो ये क्या हो गई कि समाजीकरण की प्रक्रिया है वो स्थान सापेक्ष हो गई, कि हर स्थान पे समाजीकरण या समाज में व्यवहार करने के जो तौर तरीके हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, और जिस प्रकार के तौर तरीके समाज में होंगे व्यक्ति का समाजीकरण भी उसी प्रकार से होगा और व्यक्ति वही चीजों को सीखेगा। फिर अगली बात करते हैं संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। अगली विशेषता है कि संस्कृति को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो हमने पहले भी बात की कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जब संस्कृति का हस्तांतरण करती है तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही करती है। हमारे विद्यालय, माता पिता, पड़ोस, खेल समूह, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, ये क्या कर रही हैं?
ये उस संस्कृति को उस बच्चे के अंदर प्रवेश करवा रही हैं। माता पिता हैं, वो बच्चे को अपने संस्कार देते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने संस्कार देते हैं। और बच्चा है वो अपने पड़ोस से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने नातेदारों से, सगा संबंधियों से, अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपनी जो काम करने की जगह है वहाँ पे, तो वो जो सीख रहा है उस संस्कृति को ही वो आत्मसात कर रहा है। तो ये संस्कृति को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। फिर है अगली विशेषता है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया या फिर बनने की प्रक्रिया, कि व्यक्ति की समाज में एक अच्छी भूमिका हो, व्यक्ति या समाज का अच्छा नागरिक बने, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, समाज के मूल्यों के अनुसार वो चले, समाज की जो नैतिकता है, समाज के जो आचरण करने के तौर तरीके हैं उनको वो सीखे, ताकि वो समाज के लिए प्रोडक्टिव काम कर सके, ना कि वो समाज के लिए संकट उत्पन्न करे। तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को ऐसे ही नियम कायदे कानून, ऐसे ही मापदंड, ऐसे ही सामाजिक मूल्य, ऐसे ही व्यवहार करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं जो कि समाज के विकास में सहायक हैं, जो कि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अगली समाजीकरण की विशेषता है कि यह आत्म विकास की प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो केवल जैविक प्राणी है, लेकिन जैविक से जब वो सामाजिक प्राणी बनने का सफर तय कर रहा है तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कर रहा है। अब इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उस व्यक्ति का आत्म विकास भी हो रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जब समाज के सामने आता है तो उसके पीछे उसकी समाजीकरण ही निहित होता है। कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई बड़ा अपनी प्रतिभा को निखार के बाहर लेके आता है। तो ये जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसके पीछे मूलतः समाजीकरण की प्रक्रिया ही निहित होती है, उसके पीछे समाजीकरण प्रक्रिया का ही हाथ होता है। अगली विशेषता की बात करेंगे संस्कृति का हस्तांतरण। यह हमने पहले भी चर्चा की कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को करता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं समाजीकरण के प्रमुख चरण, कि समाजीकरण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, सोशलाइजेशन है उसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला चरण है मौखिक अवस्था। समाजीकरण का पहला चरण है मौखिक अवस्था। देखिए, जन्म से लेके लगभग डेढ़ वर्ष की आयु तक, जन्म से लेके लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक जो अवस्था है उसको मौखिक अवस्था कहा गया है। बच्चा अपने सुख दुख, अपने हाव भाव, उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी बच्चे की जो पीड़ाएं हैं, ये सब बच्चा अपने मुंह के द्वारा प्रकट करता है, इसीलिए इसको मौखिक अवस्था कहा गया है। बच्चे को गीला लग रहा है, बच्चे को भूख लगी है या बच्चे के साथ और कोई समस्या है तो बच्चा क्या करेगा, रो के बताएगा, क्योंकि उसके पास कोई भाषा उस समय तक नहीं है या उस भाषा को वो सीख नहीं पाया है। और इस अवस्था में बच्चा अपने अंदर और अपनी माँ के अंदर कोई भी भेद नहीं कर पाता है। बच्चा अपने को और माँ को आपस में मिला हुआ ही समझता है। देखिए, परिवार के दूसरे सदस्य भी जब उस बच्चे के लिए काम करते हैं तो वो उसकी माँ की भूमिका ही निभाते हैं। बच्चा अपने में और माँ में कोई अंतर उस समय नहीं कर पाता है। फ्राइड इसे प्राथमिक परिचय कहते हैं कि बच्चा अपने और माँ के अंदर कोई भी भेद नहीं कर पाता है, और जब भी उसको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चा अपने मुंह के द्वारा रोकर या फिर अन्य किसी प्रकार से, लेकिन मौखिक के द्वारा ही या मुख से ही वो अपनी समस्या माँ तक पहुंचाता है। इसे ही मौखिक अवस्था कहा गया है, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर लगभग 1.5 वर्ष तक चलती रहती है। चलिए अगले चरण की चर्चा करते हैं। समाजीकरण का दूसरी जो चरण है वो है सोच अवस्था। यह है 1.5 से लेके 3 या 4 वर्ष तक, 1.5-2 वर्ष से लेके 3 से 4 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको सोच अवस्था कहा गया है। बच्चे को इस अवस्था में सोच का प्रशिक्षण दिया जाता है परिवार के द्वारा और माता के द्वारा, कि उसे टॉयलेट कहाँ करना है, उसे कपड़े गंदे नहीं करने हैं, उसे मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसे गंदी चीज़ों का मुंह में सेवन नहीं करना चाहिए, उसको बिस्तर गीला नहीं करना चाहिए।
मतलब इस अवस्था में बच्चे को थोड़ा आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है कि बच्चा अपने जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं या जो जरूरी नित्य प्रतिदिन के कार्य हैं, मंजन करना है, सो जाना है, या फिर नहाना है, या जो माँ के साथ सहयोग के द्वारा नहाना है, ये सब प्रक्रियाएं वो पूर्ण करे। इसी अवस्था में बच्चा रहना, बोलना, खाना या खेलना सीखता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? अपने आप को समाज में अनुकूलित करने का प्रयास कर रहा है और माता के द्वारा और परिवार के द्वारा उसका प्राथमिक समाजीकरण हो रहा है और बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाया जा रहा है। चलिए समाजीकरण के तीसरे चरण की बात करते हैं। यह है ओडिपल या इलेक्ट्रा अवस्था। इसको बोलते हैं ओडिपल या इलेक्ट्रा अवस्था। 4 वर्ष से लेके 12 से 13 वर्ष की आयु तक बच्चा इलेक्ट्रा और ओडिपल अवस्था में रहता है। देखिए ओडिपल अवस्था क्या है? ओडिपल अवस्था है पुत्र का अपनी मां के प्रति स्नेह या उसके प्रति आकर्षण, जबकि इलेक्ट्रा का अर्थ है पुत्री का अपने पिता के प्रति आकर्षण या स्नेह। तो देखिए 4 से 12 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि लड़का है वो अपनी मां से अधिक स्नेह करेगा और लड़की है वो अपने पिता से अधिक स्नेह करेगी। और इसी समय में व्यक्ति को अपने लिंग के प्रति समझ क्रिएट होती है और वो अपने लिंग के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। लड़की है तो वो लड़कियों के जैसे काम करना प्रारंभ करती है और लड़का है तो वो लड़कों के जैसे काम करना प्रारंभ करता है। लेकिन इसी ओडिपल और इलेक्ट्रा अवस्था में ही अपने लिंग के प्रति उसमें सचेतता या जागरूकता आती है। चलिए अगले चरण की बात करते हैं। अगला जो चरण है वो जीवन का सबसे बड़ा तनावपूर्ण या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संक्रांति काल है, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। जीवन में मनुष्य के जो किशोरावस्था है वो मानव जीवन का सबसे बड़ा संक्रांति काल है। सबसे अधिक तनाव, सबसे अधिक संघर्ष की जो अवस्था है उसे ही किशोरावस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय उसको अपने जीवन साथी का चुनाव करना है, इसी समय उसको नौकरी का चयन करना है, इसी समय उसको व्यवसाय का चयन करना है, इसी समय उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। इसी समय उसके सामने अपने आप को समाज के सामने स्थापित करने का समय होता है। इसी समय में वो अपने विचार हैं वो समाज के सामने रखना प्रारंभ करता है और यही वो समय है जब बच्चा है वो अपने ऊपर कम से कम नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण दबाव न तो समाज के द्वारा हो, ना ही उसके परिवार और माता पिता के द्वारा हो। वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है, वो अधिक से अधिक नियंत्रण से परे जाना चाहता है और वो अपनी बात है वो समाज के सामने रखना प्रारंभ कर चुका होता है। तो सबसे अधिक तनाव वो इसी समय झेलता है क्योंकि समाज के साथ उस समय उसको अब अनुकूलन स्वयं ही स्थापित करने का प्रयास करना पड़ता है। चलिए अगले चरण की चर्चा करते हैं। अगला चरण है युवावस्था। अब इस अवस्था में व्यक्ति किशोर से युवक या युवती बन जाता है और विभिन्न परिस्थितियों को धारण करता है। अब वो पिता भी बन चुका होता है, अब वो किसी के लिए दामाद भी बन चुका होता है, वो किसी के लिए वो बहू भी बन चुकी होती है, किसी के लिए ननद भी बन चुकी होती है। तो वो इस समय में एक युवक या युवती है वो विभिन्न परिस्थितियों को धारण करती है या करता है और सबसे अधिक उत्तरदायित्व का काल है। इस समय सबसे अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन व्यक्ति को युवावस्था में ही करना होता है और इसी अवस्था में व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं को निभाना सीखता है। वो पिता की भूमिका को निभाना सीखता है, वो पुत्र की भूमिका को निभाना सीखता है, वो भाई की एक भूमिका को निभाना सीखता है, वो एक पति की भूमिका को निभाना सीखता है, वो एक दामाद की या एक युवती है वो एक बहू की, ननद की और जैसी विभिन्न भूमिकाओं को निभाना सीखती है और अनेकों बार भूमिका संघर्ष भी उत्पन्न होता है। जब दो भूमिकाओं को निभाने में जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसी को हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो यह है युवावस्था। फिर समाजीकरण का अगला चरण है प्रौढ़ावस्था। जब व्यक्ति प्रौढ़ बनने की अवस्था में चला जाता है, इस समय भी व्यक्ति के उत्तरदायित्व सबसे अधिक बढ़ जाते हैं। अब वो बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता करने लग जाता है, अब वो उनके विवाह के बारे में चिंता करने लग जाता है, अब बच्चों का करियर कैसा होगा इसके बारे में वो चिंता करने लग जाता है। अब बच्चे अपने जीवन में आगे क्या करेंगे, उसके प्रति समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसके प्रति नातेदारी में, रिश्तेदारी में वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं
अब वो प्रौढ़ावस्था में उसके सामने आती हैं और इन्हीं से वो सीखता है और इन्हीं के द्वारा वो समाज में अनुकूलन स्थापित करता है। अगली अवस्था है या अंतिम अवस्था है सामाजिकीकरण की प्रक्रिया की, वो है वृद्धावस्था। व्यक्ति है, इसमें अब अनेक प्रकार के सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से भी अक्सर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। अब नई पीढ़ी के साथ उसका वैचारिक मतभेद होना प्रारंभ हो जाता है। अब वो दादा है, नाना है, ससुर है जैसे नए पद भी ग्रहण करता है, उन नई भूमिकाओं को भी निभाता है और उन भूमिकाओं के साथ वो तालमेल भी बनाता है, नई पीढ़ी के साथ भी तालमेल स्थापित करता है, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करके वो उनका निर्वहन करना चाहता है या उनको निर्वहित करके वो अब उनसे मुक्त होना चाहता है। तो लेकिन कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे वो मौखिक अवस्था हो, चाहे वो सोच की अवस्था हो, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, लेकिन व्यक्ति है कुछ न कुछ समाज में सीखेगा ही और अपने आप को समाज के साथ अनुकूलित करते हुए चलता रहेगा और एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण भी करती रहेगी। चलिए, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।